क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर सेंडिंग अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल। भाई आजकल हम जान रहे हैं 21वीं सदी की जो स्किल्स की बात हो रही है कि टीचर्स को भी क्या आनी चाहिए, 21st सेंचुरी स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये है वो है, कम्युनिकेशन है। तो MS पावर पॉइंट जो PPT जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक फॉर्म आपके सामने भी है, को आपको भेजना है। एक फाइल है जो 25 GB से ज्यादा की है, पेरेंट्स को आपको भेजनी है, बच्चों के पेरेंट्स को आपको भेजनी है। कौन सा मेथड आप अपनाएंगे? देखा जाए तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन इन्होंने पेडागोजी में डाल दिया और ये बिल्कुल पूछा जा सकता है आजकल। ठीक है, हाँ काफ़ी हो जाएगा दानिश, बिल्कुल। अगर आप सीटेट के लिए सिर्फ जितनी भी चैनल पे वीडियोस हैं वो भी कर लें और जो आगे आने वाला काम है, बट डिपेंड करता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। कोई इंसान हो सकता है जिसको बिल्कुल जीरो से ही पढ़ना हो, बड़ी दिक्कत होती हो, है ना। चैट मैसेंजर वैसे मोर देन इनफ है कंटेंट, अगर हम बात करें लेट्स लर्न पे ही। ईमेल भेजेंगे, फोरम लिखेंगे, चैट मैसेंजर या ईमेल थ्रू गूगल ड्राइव। बताइए, देखो मजे की बात यह है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 25 GB की फाइल है, 25 गीगाबाइट, और 1 GB में कितने MBs होते हैं वो आज कमेंट करके बताएंगे आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जेनरिक जो क्वेश्चन है ना कंप्यूटर से लेकर के। चैट मैसेंजर से 25 GB की फाइल नहीं जाती, आप लोगों को तो पता भी होना चाहिए, जो लोग मूवीज वगैरह देखते हैं इधर उधर से उठा करके। ठीक है, ईमेल की अगर हम बात करें या आपने कोई वीडियो भी बनाई है, ईमेल पे इतनी बड़ी फाइल नहीं जाएंगी, वहां भी KB का या कुछ MBs तक ही लिमिटेड होता है। फोरम लिखने के लिए होता है, ना कि वीडियोज भेजने के लिए। 1024, वेरी गुड, 1024 MB, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, ईमेल थ्रू गूगल ड्राइव, यानी गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके आप ईमेल कर देंगे। सिंपल सी बात है, गूगल ड्राइव पे डेटा स्टोर हो जाता है, बड़ी फाइल भी आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो 25 GB की है, जितनी भी, मतलब वहां पे एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन भी होता है, अगर आपके पास स्टोरेज कम है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो ईमेल थ्रू गूगल ड्राइव, G ड्राइव बोल देते हैं जिसको, है ना, आप सभी यूज भी करते होंगे। जी दीपिका, आपका आंसर सही है, 60% आंसर सही है। बाकी इसमें भी गलती की है, कई लोग कंफ्यूज हैं बी ऑप्शन में, ईमेल में इतनी बड़ी फाइल नहीं जाती 25 GB की, कुछ KB और MB तक की जा सकती थी। तो इसको अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में आंसर किया है, तो यही गलती आपकी पेपर में भी होगी। आसान क्वेश्चन गलत होगा तो बहुत दुख की बात है, मुश्किल क्वेश्चन तो ज्यादातर लोगों के गलत होते हैं, लेकिन अगर आप आसान क्वेश्चन गलत करेंगे तो मेरिट में से बाहर हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए और मैं पोल देती हूँ, उसमें आंसर कीजिए। 1000 GB नहीं होता, बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हैं, कल इस पे चर्चा कर लेंगे एक बार। इतना इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हो, फिर भी गलत बता रहे हो कि 1 GB में कितने MB हैं। ये किलो वाला हिसाब नहीं है कि 1000 ग्राम कह दोगे। देखो एक बार आंसर करो, पोल आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल? नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, है ना, एक्सेप्ट लिखा हो तो और ज्यादा ध्यान से आंसर करने की कोशिश होती है। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? किसका? नेटिकेट्स का। एक होते हैं एटिकेट, एटिकेट मतलब हमारे जो शिष्टाचार हैं, बात हो रही है इंटरनेट के कुछ एटिकेट्स होते हैं जिनको नेटिकेट्स बोल देते हैं। मतलब इंटरनेट पे शिष्टाचार का भी एक पालन तो है ना, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप इंटरनेट पे हैं, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है तो आप कुछ भी लिख जाएंगे किसी को भी, वो गलत बात होगी। ठीक, तो नेटिकेट्स का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, ये पूछा है। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबली यूज करें, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना किसी को, रिस्पेक्टिंग पीपल ऑन द इंटरनेट, के जो लोग ही हैं उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जो मन में आया लिख के चले गए। फॉलो द टाइम टेबल, टाइम टेबल अगर कोई है तो, यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर्स। बताइए, फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, डी ऑप्शन, यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर्स। वैसे ये भी मैनर्स में नहीं आता कि आप क्या सारे कैपिटल लेटर्स ही यूज करें, बट बाकी ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन के साथ हम डिस्कशन कर चुके हैं, सारे कैपिटल लेटर्स यूज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है हमसे। फटाफट से पढ़ के जवाब दीजिए, मैं पोल आपको दे देती हूँ। पोल आपके सामने प्रस्तुत है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी, जिसमें आप जवाब देंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का पोल ले लीजिए। आंसर कीजिए।
पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है। मैम आप ब्लूम टेक्सोनॉमी थ्योरी कब कंप्लीट कराएंगे? सैटरडे को करा सकती थी, चलो मंडे करा दूंगी अगर मूड बना तो मंडे। वैसे कल तो जहां तक है मुश्किल है, मैं क्लास नहीं लूंगी कल। देखो एक बार, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? सोशल साइंस डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। सामाजिक विज्ञान जो है वो मनुष्यों के इतिहास से संबंधित है। सोशल साइंस प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर होलसम सोशल लिविंग। सामाजिक विज्ञान छात्रों को स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। या फिर सोशल साइंस इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। सामाजिक विज्ञान मानव विकास का अध्ययन है। या फिर सोशल साइंस इज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एंड नॉट अ कोर कोर्स। ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि ये कोर कोर्स नहीं है। आंसर की अगर हम बात करें, हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात नहीं होती सोशल साइंस में। आप ह्यूमन हिस्ट्री ही नहीं, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जो आपका इवन जैसे आप रहेंगे, जिसको सिविक्स बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें की बात होती है, सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री की ही बात नहीं होती। सोशल साइंस प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर होलसम सोशल लिविंग। ये बात सही है कि सोशल साइंस क्योंकि अपने अंदर कई सारे डोमेन्स को समाये हुए है। जैसे आप सोशल साइंस में हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, बाकी के भी कुछ कुछ चीज़ें हैं सिविक्स जैसी जो आप पढ़ते हैं। दैट मीन्स एक होलसम लिविंग, आप जहाँ रह रहे हैं ढंग से रह पाए, आपको पता हो चीजें, प्रीवियस जो हिस्ट्री है वो भी, जो आसपास जिस एरिया में, जिस ज्योग्राफी में आप रहते हैं वो पता हो, पॉलिटिकल सिस्टम क्या चलता है, मतलब एक प्रॉपर लाइफ आप मेंटेन कर पाए, सामाजिक जीवन के लिए आपको तैयार करती है, एक होलसम लाइफ के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन ग्रोथ को स्टडी करेगा, वो तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी करता है। ठीक, तो बी ऑप्शन मच बेटर है यहाँ इसके मुकाबले बाकी तीन के। तो बी ऑप्शन सही हो गया, इस पे हम टिक मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 53% आंसर्स बी को लेकर के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे क्वेश्चन हैं, लास्ट तक 15 के 15 कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेलमैन, अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव टेकिंग सेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ डैश। ये ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है आपने सेलमैन की थ्योरी ना पढ़ी हो, कभी ना कभी मैं डिस्कस कर लूंगी आगे, ये आजकल पूछी जाने लगी है। सेलमैन बेसिकली एक सोशल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, इनकी जो थ्योरी है ये कह रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव किस एज ग्रुप में होता है। अब इसको अगर भाषा को आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता है। मैंने इस थियरी में नहीं बट किसी और थियरी में कराया है, हिंट दे देती हूँ आपको, ये आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा अगर आप इस वर्ड को समझ पाए, अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव, यानी अविभाजित परिप्रेक्ष्य, जिसमें बच्चा अपने पर्सपेक्टिव को तोड़ करके नहीं देख पाता, एक ही चीज पे फोकस रहेगा। समझ जाइए कौन सी स्टेज है, प्याजे याद आ गए होंगे आपको। भाई बच्चा तो बच्चा ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है सेलमैन कुछ और बता देंगे। ठीक है, बताइए अश्विनी। बहुत बढ़िया। 10 से 15 साल अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव रहेगा, 14 साल से ऊपर 3 से 6 या 7 से 12। देखो 7 से 12 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है प्याजे की थ्योरी में। ये इनको आपस में जोड़ना सीखिए, सिर्फ याद मत रखिए, थ्योरीज को समझिए एक बार। 3 से 6 वर्ष वो एज ग्रुप है जब बच्चा अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव में रखता है चीजों को। उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो उसका परिप्रेक्ष्य है, जो उसका देखने का नजरिया है, वो बिखरा हुआ नहीं है, या मैं कहूं वो सारे पर्सपेक्टिव नहीं देख पाता, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी ईगो सेंट्रिक बिहेवियर। प्री ऑपरेशनल स्टेज याद आ गई होगी आपको, ये वही वाली कहानी है। अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? भाई वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, मेरे पर्सपेक्टिव में और बच्चे के पर्सपेक्टिव में अलग हो सकती हैं चीजें। हो सकता है बच्चे को चॉकलेट पसंद हो, जरूरी नहीं मुझे भी वही पसंद होगी। तो वो ये नहीं देख पाता कि जो मुझे पसंद है सबको पसंद होगा, जिस चीज से मुझे बुरा लगता है सबको बुरा लगती होगी, जरूरी नहीं है। ये बात उसमें 3 से 6 वर्ष में नहीं आई होती, जबकि 7 से 12 में आ जाती है, जिसको कॉन्क्रीट कहते हैं। अगर आप सेलमैन को नहीं भी पढ़ा था तब भी आप लॉजिक से इस थियरी को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन किसी टीचर ने, दुनिया के किसी टीचर ने करा दिए हों और वो 100 के 100 एज इट इज आ जाएं। स्पेशली DSSB में ऐसा, रीट में हो सकता है, ऐसा यूपीटेट में भी कुछ हद तक हो सकता है, उसमें भी 100% नहीं। सीटेट में तो बिल्कुल हो सकता है 100%, क्योंकि हम लोग तो हर बार डिस्कस करते हैं। जहां सिलेबस फिक्स्ड है वहां पॉसिबल है, जहां सिलेबस फिक्स्ड नहीं है वहां पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन कराए हुए आ जाएं। आपको अपना दिमाग लगाना होगा, जो थियरी बाकी थियरी से सीखा है उसको अप्लाई करना होगा नए तरीके से। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल गार्डनिंग। बागवानी के दौरान क्या सावधानी
बढ़ती जानी चाहिए। अब इसको खुद पे नहीं, बच्चे के एस्पेक्ट में सोचिएगा कि बच्चे से आप गार्डनिंग की कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे, किन चीजों का ध्यान रखेंगे जब आप बच्चे से गार्डनिंग की कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं। मैं पोल आपको दे देती हूँ ताकि आप सही से जवाब दे पाए ऑनलाइन टेस्ट की तरह। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए पोल में, कौन से प्रिकॉशंस आप रखेंगे जब आप गार्डनिंग की एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चे से। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट दी डूज एंड डोंट्स, आप अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टीचर्स प्रेजेंस, शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक है। यूजिंग सैनिटाइजर्स आफ्टर गार्डनिंग, अब कोरोना हमेशा से तो था नहीं, या हमेशा हाथ भी धो सकता है बच्चा, जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर ही लगाए। कीपिंग फर्स्ट एड किट्स रेडी। देखो सारी बातें सही हैं देखा जाए तो, लेकिन एक बात यहां जानने की है कि जो एक्टिविटी टीचर ने कराई है उससे पहले ही ये बता दिया होगा डूज एंड डोंट्स क्या है। सैनिटाइजर प्रयोग करना है बाद में हाथ धोने, ये आफ्टरवर्ड्स हो गया, ये दौरान नहीं है उस एक्टिविटी के। ठीक, कीपिंग फर्स्ट एड किट्स रेडी, ये भी टीचर के एंड पे काम है, बच्चे के एंड पे नहीं है। और यहां तक की बात तो बाद में आएगी ना, अगर टीचर प्रेजेंट है तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कि शिक्षक की उपस्थिति में ये काम हो, क्योंकि इसमें बच्चों को चोट भी लग सकती है, वो गलत तरीके से भी चीजें कर सकता है एक्टिविटी, तो टीचर की प्रेजेंस का होना सबसे बड़ा प्रिकॉशन कहा जाएगा गार्डनिंग के दौरान। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से आंसर कीजिएगा, इस क्वेश्चन से आपको कई चीजें जानने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे। ये बाद में जो पोल बदल देते हो ना आंसर मिलने के बाद, ये अच्छी बात नहीं है ना, एक बार में ही आंसर किया करो। आगे बढ़े, लीजिए पोल ले लीजिए, देखिए एक बार। हाँ स्लाइड क्लियर है, आप अपने एंड से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए, डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड द पोटेंशियल डेंजर्स टू द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट। यानी डैश जैव विविधता, समृद्धि और पर्यावरण में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के लिए संभावित खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन कहलाएगा ये, एनवायरमेंटल ट्रेनिंग कहलाएगा, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज, या लास्ट है एनवायरमेंटल साइंस। बताइए, अब इसमें कंफ्यूजन आपकी शुरू हो गई होगी, एनवायरमेंटल ट्रेनिंग जैसा तो कुछ होता नहीं है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग देंगे, बात क्या हो रही है यहाँ पे कि वो क्या चीज है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी बायोडाइवर्सिटी रिचनेस की, कौन सी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं या डेंजर में हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन किसके अंडर आएगी, एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंडर आएगी, एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर आएगी, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आएगी। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, विनय कुमार चौधरी हैप्पी बर्थडे, वो बताइए एक बार। एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस के बीच में डिफरेंस यदि हमें पता है तो हम आंसर सही दे देंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें 3 एस्पेक्ट शामिल होते हैं, हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हमारा सोशल एस्पेक्ट, हमारा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। जनरली जो हम 3rd 4th 5th के EVS पढ़ते हैं, जो एजुकेशन में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको आप जिसमें सारे एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं ऑलमोस्ट, वो है। ठीक, एनवायरमेंटल साइंस आपके जो आसपास का नेचर है उसमें क्या चीजें हो रही हैं, उसको कैसे आगे, क्या थ्रेट्स हैं, क्या सारी चीजें हैं वो होंगी। ठीक, थ्रेट्स नहीं आएंगे इसमें बेसिकली जो नेचर से संबंधित चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन पे बात होगी। ठीक, एनवायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें जो भी करंट में थ्रेट है, इंफॉर्मेशन है, वो डिलीवर की जाएगी। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को कि वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे रहें, किन स्पीसीज को डेंजर है, किन के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये एनवायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट है। एनवायरमेंटल स्टडीज बाकी तीनों एस्पेक्ट को, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, सबको जोड़ करके जब आप पढ़ाते हैं तो वो एनवायरमेंटल स्टडीज बन जाता है। एनवायरमेंटल साइंस आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस करता है। यहाँ जो भी डिमांड होगी उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इंफॉर्मेशन लिखा है तो हम एजुकेशन के साथ जा सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा इसका सही आंसर है। बहुत ही हल्का हल्का सा डिफरेंस है इन तीनों में, और इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बना नहीं सकते थे क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ऑप्शंस मुश्किल दे दिया आपको। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है तीनों चीजों में।
अब क्वेश्चन नंबर 7 है बुलीमिया नर्वोसा इज, बुलीमिया नर्वोसा क्या है? फटाफट से बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वैसे कहने का आज मूड तो नहीं था, बट 3546 लोग देख रहे हैं अभी तक और 1700 लोगों ने लाइक किया है। ये रेशो बराबर रखा करो भाई, जैसे जैसे आते जाते हो लाइक शेयर भी करते जाया करो, है ना, रिचुअल है ये। बुलीमिया नर्वोसा क्या है? आपके सामने पोल है, आंसर कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने रीट और यूपिटेट वाला जो अभी मैंने रिसेंट एक पेडागोजी का कोर्स यहाँ यूट्यूब पे फ्री कराया था बिल्कुल प्लेलिस्ट में, उसमें अच्छे से डिस्कस किया था जब हम एडोलेसेंस को डिस्कस कर रहे थे इन डिसऑर्डर्स के बारे में। इसका एक भाई या बहन भी है इस डिसऑर्डर का, वो भी आप बताइए साथ में। देखिए 6 का आंसर एनवायरमेंट एजुकेशन था। बुलीमिया नर्वोसा इज, बुलीमिया नर्वोसा क्या है ये पूछा है। बुलीमिया नर्वोसा क्या है? ना तो ये स्लीप डिसऑर्डर है, ना ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, गलत गलत आंसर दे रहे हो आप लोग, यहाँ मैं देख रही हूँ पोल में। ना ये कोई नर्वस ब्रेकडाउन है, ये एक खाने का विकार है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलीमिया नर्वोसा, 2 प्रकार के हम ईटिंग डिसऑर्डर मेनली पढ़ते हैं, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा वो डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा खाएगा, बिंज ईटिंग करेगा और फिर बाद में उस चीज को मतलब वेट ना बढ़े इसलिए या तो वो वॉमिट कर देगा या फिर ओवर एक्सरसाइज करेगा या ओवर फास्टिंग पे चला जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा खाएगा बुलीमिया में, उसके बाद फिर उसके तरीके ढूंढेगा कि इसको कैसे मैं ओवरकम करूं, और वो टेढ़े मेढ़े तरीके होंगे। ठीक, दूसरा जो होता है आपका, हमने 2 समझे, एक है बुलीमिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा जिसमें बिंज ईटिंग होगी और फिर बाद में या तो उसको वॉमिट करेगा या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या फास्ट रख के जो भी एक किशोर अवस्था का बच्चा है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। दूसरा होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, ज्यादातर यही पूछा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, हिंदी में भी इसको यही कहेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है, यहाँ स्पेशली लड़कियों में पाया जाता है, ये 12 से 18 साल जो एडोलेसेंस वाली उम्र है उस टाइम पे, और इसमें खाना छोड़ देते हैं, ये डाइट पे चले जाते हैं कहीं वेट बढ़ ना जाए, वेट बढ़ ना जाए। बेशक ये खुद में पतले हों लेकिन इनको लग रहा है अरे मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं तो मोटी हो रही हूँ, फिगर की बहुत ज्यादा टेंशन है। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है जब खाना ही छोड़ देते हैं ये, और बुलीमिया में बहुत ज्यादा खाते हैं और बाद में फिर या तो उसको वॉमिट किया जाएगा या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कंपनसेट करने की कोशिश की जाएगी। तो बिंज ईटिंग है बुलीमिया में, और बिंज ईटिंग होता है लगातार खाना, और एनोरेक्सिया में है वो खाता ही नहीं है, फास्टिंग पे चली जाएगी, स्पेशली लड़कियों में पाया जाता है, वो खाएंगे ही नहीं कि कहीं वेट ना बढ़ जाए एनोरेक्सिया में। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। और ये पूछा जाता है, सब जगह पूछा जाता है, ये रीड से लेके और हर जगह पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, आपका फेवरेट क्वेश्चन, बट ध्यान से आंसर कीजिएगा, गलती होने के चांसेस इसमें भी बढ़ जाएंगे नहीं तो। पियाजे के अनुसार पूछा है कुछ, पियाजे की थियरी अगर आपने अभी तक लेट्स लर्न से नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए धन्यवाद अभिषेक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, मैं पोल आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ, आंसर कीजिएगा पोल में। पोल थोड़ा हमारा स्लो साबुन है क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ता है। बताइए एक बार, इतने आप लाइक कर दिया कीजिए जितने पोल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, ये एक्टिविटी है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, adolescents can predict about variables that might affect an outcome and this is called। पियाजे के अनुसार किशोर उन चरों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं जो किसी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं और इसे कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एडोलेसेंस का एक व्यक्ति 12 से 19 साल के बीच में, 12 से 18 साल के बीच में एक एडोलेसेंट, एक किशोरी या किशोर जो भी है, वो ये प्रिडिक्ट कर सकता है, वो ये भविष्यवाणी ना कह के इसको अनुमान कहेंगे, अनुमान लगा सकता है। क्या अनुमान लगा सकता है? अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम, कि किसी आउटकम
यानी किसी रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए या प्रभावित रिजल्ट के आने में कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रभाव डालती हैं। जैसे सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही तरीके से मेहनत करना काफी है, उसके बाद भी हो सकता है कि कंपटीशन ज्यादा हो, आप एक आध नंबर से रह जाएं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। भाई अगर एक व्यक्ति है जो सोच पाता है, जो हाइपोथेसिस लगा पाता है, जो प्रिडिक्ट अनुमान लगा पाएगा, दैट मीन्स वो सोच रहा है यार ये कोरोना है, एकदम से जाएगा नहीं, अभी वैक्सीनेशन होगी, ये पता नहीं कब तक रहेगा, इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, अब मुझे इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए। मतलब वो प्रिडिक्ट कर पाएगा सिचुएशन के हिसाब से, एब्स्ट्रैक्ट रूप में सोच पाएगा, हाइपोथेसिस परिकल्पना कर पाएगा, रीजन लगा पाएगा। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बस आंख बंद करके वो वाली भविष्यवाणी नहीं जो आकाशवाणी की फॉर्म वाली, कि मतलब एकदम से कुछ भी सडन नहीं, ये लॉजिक के बेस पे सोचेगा। ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। पियाजे के अकॉर्डिंग 11 वर्ष के बाद आएगी ये बच्चे में कि वो सिचुएशन को देख के क्या कर पाए, रीजन समझ पाए। सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो आप लोग दे भी रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। 63% आंसर्स इसके सही आए हैं, बाकी गलत हैं। इनका कोई पॉइंट नहीं बनता, इसलिए इनको एक्सप्लेन करने की इच्छा नहीं है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी, आपको सीधा सीधा पता है ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं चीजों को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे प्रिडिक्ट कर दिया था बहुत पहले कि भाई ये क्राइसिस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, उनको पता है कि ये हुआ तो ये हो सकता है, लॉजिक के बेस पे एक वो रीजन के साथ हाइपोथेसिस लगा पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी? रचनात्मकता का सबसे बेहतर एग्जाम्पल कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, ये 9 है, और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से एक चूज कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक बार, फटाफट से बताइए। आज सही है। पहला है राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर रोल प्ले। स्कूल में एक रोल प्ले होना है और उसके लिए स्क्रिप्ट लिखे बच्चा। प्रिपेयरिंग एन ओरिगेमी स्ट्रक्चर, ओरिगेमी नहीं बनाते, पेपर से कुछ कुछ बना देते हैं। रंगोली बनाना या पेंटिंग बनाना। देखो सभी में क्रिएटिविटी लगेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है जी, लेकिन सबसे बेहतर एग्जाम्पल रचनात्मकता का, जहां सबसे ज्यादा मेंटल पावर्स का यूज हुआ हो, वो ऑप्शन ए है। जब बच्चा स्क्रिप्ट लिखे एक रोल प्ले के लिए, मान लो एक नाटक का रूपांतरण होना है स्कूल में, तो वो प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख रहा है कि ये डायलॉग होना चाहिए, फिर सामने वाला ये बोलेगा, इसका कंक्लूजन ये होगा। सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो लिखेगा भी, वो सोचेगा भी, इमेजिन भी करेगा। फिर उसको ये भी ध्यान रखना है किसका डायलॉग किस पे आना चाहिए, क्या कंक्लूजन निकले, क्या मॉरल वैल्यू आएंगी इससे। तो इन सबसे ज्यादा मेंटल प्रोसेस किस में लगेगी? ए ऑप्शन में लगेगी। तो ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल हुआ किसका? क्रिएटिविटी का। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे हैं, और 62% आंसर सही है। मतलब 90s में क्यों नहीं आते भाई ये आंसर? अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लगते हैं तो 90% सही होने चाहिए, या 90 भी चलो मैंने ओवर एक्सपेक्ट कर दिया, एटलीस्ट 60-70 से तो ऊपर, 70% से तो ऊपर आंसर सही दिया करो, तभी तो लगेगा कि हाँ आपको आसान लग रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सोशल साइंस स्टडी अडेप्ट्स टू अ डैश अप्रोच। सामाजिक विज्ञान जो है, या सामाजिक विज्ञान अध्ययन किस दृष्टिकोण को अपनाता है, किस पर्सपेक्टिव को अपनाता है, किस अप्रोच को अपनाएगा, ये बताइए। पोल तो आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा अब तक, है ना? पोल तो कमेंट सेक्शन में दिखेगा। यदि आपने यूट्यूब की ऐप को अपडेट किया है तो आपको जहां पे आप कमेंट करते हो वहीं पोल नजर आ जाएगा। ये लीजिए, पोल ले लीजिए। 4000 लोग हम लोग हो गए हैं जुड़ के, 2800 लोगों ने लाइक किया है। बाकी के 1200 लोग कब करेंगे? देख लो, आजकल मुझे लग रहा है मतलब मैथ्स पढ़ाने की नौबत आ जाएगी कुछ दिन में, जिस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन जा रही है, क्योंकि आंखों के सामने यही नजर आता है बार बार। तो बताओ एक बार, सोशल साइंस स्टडी अडेप्ट्स टू एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, सिस्टमैटिक, सोशल या होलिस्टिक? देखो गलती नहीं करनी। सोशल साइंस क्यों भूल जाते हो? ईवीएस भी नहीं पढ़ा क्या सीटेट के टाइम पे? हमने पढ़ा था कि आजकल हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर फोकस कर रहे हैं, अंतः विषय या एकीकृत शिक्षण भी बोल देते हैं इसको। इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी, के एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ा जाए। जब वो सोशल साइंस सीखता है तो सिर्फ सोशल साइंस नहीं सीखता, वो स्टोरी टेलिंग भी सीखेगा। जब वो हिस्ट्री पढ़ेगा तो वो भाषा भी सीख रहा है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज के थ्रू हिस्ट्री को बताया गया होगा, है ना? तो वो सिर्फ एक चीज नहीं सीखता, वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स की चीजें उसमें कंबाइंड होती हैं। इसी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, जब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ दें। जब वो
हिस्ट्री को पढ़ेगा तो उसमें एक स्टोरी भी होगी, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, उसकी वोकैबलरी भी अच्छी होगी, उसकी थिंकिंग पावर भी अच्छी होगी, उसका समाज के बारे में ज्ञान भी बढ़ेगा। तो सारी चीजें हुई ना। तो ए ऑप्शन के साथ क्या दिक्कत थी जाने में? सोशल अप्रोच को नहीं अपनाता, ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाता है, जो कि लेटेस्ट वे है सिखाने का, जिसकी बात एनसीएफ भी करता है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाएं, यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ करके सिखा पाएं, बाउंड्रीज कम हो। जैसे फिजिक्स और मैथ्स में कॉमन हो सकती हैं दो चीजें, तो कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और फिर जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी ऐसी गलतियां अगर हम करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा? देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11, पोल मैं आपको दे देती हूँ, पढ़िए एक बार इतने क्वेश्चन को, लाइक शेयर मत कीजिए बेशक, बट पढ़ लीजिए क्वेश्चन इतनी देर में और जवाब सही दे दीजिए। देखिए, हाउ कैन वी इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट इन स्टूडेंट्स वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स पढ़ाते समय साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप करें, वैज्ञानिक स्वभाव कैसे डेवलप करें? पहला ऑप्शन है गिविंग द स्टूडेंट्स साइंटिफिक एग्जांपल्स टू सॉल्व, encouraging students to take a scientific approach for solving problems, telling them about the cause effect relationship while solving problems, making students solve science formulas। भाई मैथमेटिक्स पढ़ाते समय साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? लॉजिक पे बात करना, रीजनिंग पे बात करना, क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करना, चीजों को मान ना लेना, बस उनका कॉज और इफेक्ट क्या होगा, उनका प्रभाव क्या होगा, उनका कारण क्या है, कारण कार्य जो एक इक्वेशन है वो जानना। तो सिर्फ एनकरेज करेंगे साइंटिफिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब मैथ्स तो मैथ्स के तरीके से ही सॉल्व होगा, ऐसा थोड़ी आप कोई साइंस की अप्रोच जबरदस्ती लगा देंगे मैथ्स में। गिविंग द स्टूडेंट साइंटिफिक एग्जांपल्स टू सॉल्व, ये अगेन एक बेवकूफी वाला जवाब हो जाएगा। मैथमेटिक्स में साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि साइंस के क्वेश्चन देना। मैथमेटिक्स में साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये है कि उनको कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जानना, उनको रीजनिंग लगाना, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जागृत हो, मैथ्स को सॉल्व करते समय वो एक लॉजिकल वे में आंसर करें, ना कि रट करके या याद करके। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइंस के फॉर्मूले मैथ्स में सॉल्व कर दो। टेलिंग देम अबाउट दी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, भाई किसी चीज का कारण क्या है, उसका फिर हल कैसे निकलेगा, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम बात कर पाए। तो 11 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 12th क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पीपल हु नो द एनवायरमेंटल एक्ट्स, राइट्स, रूल्स एंड लेजिस्लेशंस, आंसर कीजिए एक बार इसको। दीजिए जवाब, मैं साइड हो जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। दीजिए जवाब, फटाफट से आंसर कीजिए। पीपल हु नो द एनवायरमेंटल एक्ट्स, वो लोग जिनको एनवायरमेंटल एक्ट्स के बारे में पता है ना, जो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं कि उनका क्या अधिकार है, जो लोग रूल्स के बारे में जानते हैं, ठीक, एंड लेजिस्लेशंस, क्या अधिनियम है उनके बारे में जानते हैं, एंड यूज देयर नॉलेज टू मेक एप्रोप्रिएट जजमेंट्स, और अपनी नॉलेज का प्रयोग करते हैं एक सही जजमेंट, एक सही निष्कर्ष निकालने के लिए, एक सही डिसीजन लेने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द अर्थ आर नोन एज, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें, यानी एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ऐसे लोगों को एनवायरमेंटली अवेयर कहोगे, एनवायरमेंटली लिटरेट कहोगे, एनवायरमेंटली एक्टिव कहोगे, या मास्टर्स कहोगे? बताइए एक बार। एक्टिव तो हैं वो, ये बात तो बाद में आई है ना, डिसीजन और कैसे प्रोटेक्ट करना है, उससे पहले वो लिटरेट भी तो हैं, एनवायरमेंट के राइट्स, उनके रूल्स, उनके लेजिस्लेशंस, उनके एक्ट्स क्या हैं। भाई ऐसे तो हर कोई कह देगा यार एनवायरमेंट का बड़ा नुकसान हो रहा है, मतलब आप तो अवेयर हो गए, लेकिन जब आप प्रॉपर लिटरेट हैं एनवायरमेंट को लेकर के कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के कौन से एक्ट्स हैं, कौन से लेजिस्लेशंस हैं, क्या नियम कानून है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बचाएंगे, तो आप एक लिटरेट व्यक्ति कहलाते हैं, एनवायरमेंटली लिटरेट कहलाएंगे। ठीक है, एक्टिव हो सकता है एक व्यक्ति एक्टिव हो जिसको एनवायरमेंट का एक रूल ना पता हो, वो भी एनवायरमेंट को लेकर एक्टिव हो सकता है। ठीक, यहां बात हो रही है एनवायरमेंट के सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब जानता है व्यक्ति, लिटरेट है प्रॉपर। बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा। गलत आंसर आप लोगों ने दे दिया है, 50% ने आंसर गलत दे दिया है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या करूं, मैं मर जाऊं? कोई फीलिंग वीलिंग बची नहीं है अब, क्योंकि ऐसे आंसर करोगे आप लोग, ये इतना बुरा पीजे था आज के लिए। देखो एक बार, एट स्कूल लेवल, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। एट स्कूल लेवल
द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू बिल्ड एंड डेवलप स्किल्स ऑफ डैश दैट कंसर्न ह्यूमंस एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। स्कूल लेवल पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है किसका, पर्यावरण अध्ययन का, कि हम क्या करें, कंसर्न डेवलप करें ह्यूमंस के अंदर। हाँ, नाम वाम तो पता नहीं, बट ये मीम बहुत वायरल हुआ था ना बीच में, तो याद आ गया मुझे। लो आंसर करो पोल लेकर के। एडजस्टमेंट एट स्कूल लेवल, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका, एनवायरमेंटल एजुकेशन का, कि हम जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके प्रति अवेयर कर पाए, बच्चे को इन्फॉर्म कर पाए, ये एनवायरमेंटल एजुकेशन कहती है। टू बिल्ड एंड डेवलप स्किल्स ऑफ, कौन सी स्किल्स आए, रीजनिंग की, इवेल्युएशन की, एडजस्टमेंट की, या डिसीजन मेकिंग की, या सभी आ जाएं, बताओ। अब सभी का ऑप्शन तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं, आंसर तो यहां से दोगे ना, ABCD का तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें से एक हटेगा कोई। भाई ये तो सिंपल लॉजिक है कि इनमें से किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। अब इनमें से कोई एक कौन हटेगा? कभी आपने देखा है कि आपको किसी ने कहा एडजस्टमेंट भी ना एक स्किल है? ये तो बुद्धि का एक प्रकार्य है, बुद्धि की एक फंक्शनिंग है इंटेलिजेंस की, एडजस्टमेंट। ठीक, बात हो रही है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एडजस्टमेंट सिखाना नहीं है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है रीजनिंग की स्किल डेवलप करना, इवेल्युएशन की सही हो रही हैं चीजें, नहीं हो रही, और डिसीजन मेकिंग, कि आप क्या डिसीजन लेंगे चीजों को ठीक करने के लिए। ये 3 स्किल हैं, ऊपर वाला एडजस्टमेंट स्किल नहीं कहलाएगा। ठीक, तो B, C एंड D ऑप्शन यहां सही है। ये बात होपफुली आपको समझ में आ पा रही होगी। ठीक, आगे चलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। टोटल क्वेश्चन नंबर हमारे 15 है आज के लिए। ठीक है जी, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाइंग विद अ पर्टिकुलर जेंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेंडर पे आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ध्यान से आंसर कीजिएगा, नहीं तो इसमें गलतियां पॉसिबल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 4 ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, देखते हैं इसमें कितने लोग आंसर सही कर पाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप अपना सोने जा सकते हैं अपने अपने घर, है ना। वैसे तो आजकल ऑनलाइन में आप सब अपने घर ही होते हैं, अब तो कोई आपको ये भी नहीं कह सकता कि घर जाके ये होमवर्क कर लेना, अब तो आप घर में ही रहते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया, गजब गजब बेइज्जती है। देखो एक बार, मतलब यहाँ पे मैं आराम से खड़ी हुई और ये अपने आप ही चलना शुरू कर दिया है। इतने बेकार बेकार पीजे आज मेरे दिमाग में आ रहे हैं ना। ये ऐसा वो वाला गाना कौन सा है, वो जमीन चलने लगी, वो वाला सीन हो गया अभी। मैं तो खड़ी थी वहां पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार। क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं एक बार। आइडेंटिफाइंग विद अ पर्टिकुलर जेंडर, एक किसी पर्टिकुलर जेंडर से आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आप किसी चीज से आइडेंटिफाइड फील करते हैं, आपको लगता है क्या, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा स्कूल, मतलब आप अपनी पहचान जोड़ते हैं किसी चीज से। ठीक, आइडेंटिफाइंग विद अ पर्टिकुलर जेंडर बाय मींस ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट्स, किस तरह से आप आइडेंटिफाइड हैं या जुड़े हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज, उनके इंटरेस्ट, आपको भी उस जेंडर में इंटरेस्ट है, उनकी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, अमॉन्ग अदर थिंग्स इज कॉल्ड, और बाकी सारी चीजों में। इस चीज को क्या कहेंगे, सेक्सुअल एक्टिवनेस कहेंगे, सेक्सुअल डाइवर्सिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या सेक्सुअल डेवलपमेंट? बताइए एक बार, आंसर कीजिए। आज शाम को इतनी इंटेंस एक्सरसाइज हो गई कि मेरी शाम वाली क्लास में बैंड बज गई, बिल्कुल मुझे लग रहा था क्लास नहीं ले पाऊंगी, बट अब ठीक लग रहा है तो बट ले ली थी मैंने। हाँ वही मैं ठहरी रही जमीन। ये फालतू फालतू बातें करेंगे हम आज। देखो एक बार, इसमें कंफ्यूजन क्या है, ये तो सिंपल सी बात है। आइडेंटिफाइंग विद अ पर्टिकुलर जेंडर बाय मींस ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। भाई हमें कोई एक पर्टिकुलर जेंडर से हम आइडेंटिफाइड फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, बट हो सकता है मैं आइडेंटिफाइड हूं मे बी किसी गर्ल से या बॉय से, मतलब जो किसी मेल की एक्टिविटीज हो सकती हैं, उनके इंटरेस्ट भी मुझे पसंद आ सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज मुझे पसंद आ सकती हैं। ये बहुत ही आम तौर पे मैं बता रही हूँ, वैसे इसका डीप मतलब है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि सेम जेंडर में भी सेम जेंडर की एक्टिविटीज और इंटरेस्ट मुझे भाते हो, तो वो मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहलाएगी। ठीक है, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहलाएगी कि आपका किस जेंडर के प्रति झुकाव है, नो मैटर कि आपका खुद का जेंडर क्या है। ठीक है, तो ये यौन अभिविन्यास या लिंग अभिविन्यास हम कह सकते हैं इसको। सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये। सेक्सुअल एक्टिवनेस तो प्यूबर्टी के बाद मतलब आप एक्टिव हैं। डाइवर्सिटी है कि विविधता होती है दोनों में। सेक्सुअल डेवलपमेंट अगेन कोई पॉइंट नहीं है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज आप किस जेंडर से आइडेंटिफाइड फील करते हैं। आई थिंक मैं किसी का तो एक कोई इंटरव्यू देख रही थी, शायद डिम्पल चौधरी नाम था उनका, या तो डिम्पल चौधरी और समथिंग, हाँ। तो
वो आइडेंटिफाइड है मतलब सेम जेंडर से, या हम बहुत सारे होमोसेक्सुअलिटी और इन सब के एग्जाम्पल सुनते हैं आज की डेट में, ठीक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है इंडिया में, बट अब जो चीज हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में आ रही है तो पढ़ेंगे ही ना, ठीक। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहलाएगी ये चीज, कि आप अपना ओरिएंटेशन कहाँ पाते हैं। आजकल तो फॉर्म्स वगैरह में भी ये चीज पूछे जाने लगी है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज टेलिंग मी कि उनके किसी फॉर्म में एमसीए में कहीं पे कि आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, तो मेल फीमेल अदर जो भी हो सकता है, ठीक। तो आंसर इसका सी ऑप्शन है। होपफुली आप समझ पाए होंगे कि आपको क्या इंटरेस्ट करता है, आप खुद को कहाँ पाते हैं। बॉडी से अलग हो सकती है ये चीज, जरूरी नहीं है कि आप ऑपोजिट जेंडर से ही आइडेंटिफाइड होंगे। तो होपफुली आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेक्सुअल डाइवर्सिटी तो मतलब दोनों में अलग अलग अंतर होंगे और उसको हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो सिंपल है। जब बात आ जाए ना आप आइडेंटिफाइड किस जेंडर से हैं, तब सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं पोल दे देती हूँ ताकि आप आंसर कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज रिकमेंड्स बेसिक सेफ्टी अश्योरेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्कूल में छात्रों के बुनियादी सुरक्षा आश्वासन की सिफारिश करती है ना। चांद वाली सिफारिश नहीं है ये, कोई एक संस्था है जो सिफारिश करेगी कि बच्चे का सेफ होना जरूरी है स्कूल में। अभी हम कल परसों बात कर रहे थे ना, कल परसों बात कर रहे थे किस चीज की, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्कूल कहां होना चाहिए, जहां बच्चा सेफ हो, ठीक है। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, के दुनिया में बच्चे का सेफ होना जरूरी है, स्कूल में पढ़ते समय उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं है कि गोली बारूद बरसने लग जाए जब वो पढ़ने जाए। तो ये हुए हमारे 15 क्वेश्चंस। हम लोग 4457 लोग देख रहे हैं, 3800 लोगों ने लाइक किया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं।